सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़ज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। नाज़रीन, गुज़िश्ता शब ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए बलूचिस्तान में मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए, जिसमें 2 मासूम बच्चे जाँ बहक और 3 बच्चियाँ जख्मी हुई हैं। पाकिस्तान ने इस कबीह हरकत की शदीद मजम्मत करते हुए हमसाया मुल्क से शदीद एहतजाज किया है, जबकि पाकिस्तान ने ईरान से अपना सफ़ीर भी वापस बुला लिया है। यहाँ ये बात काबिल गौर है कि दहशतगर्दी के तमाम इक़दामात नाकाबिल कबूल हैं और पाकिस्तान जवाबी इक़दामात का हक महफूज रखता है। ये दोनों ममालिक के माबैन खैर सगारी पर जो मबनी बरादराना ताल्लुकात हैं उसको बाकायदा नुकसान पहुँचाने की मकरू कोशिश है। बदकिस्मती से कह लें कि पाकिस्तान दुश्मन अनासिर ने इस दहशतगर्दी के बाद मनफी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है, जिसमें एक मखसूस सियासी जमात की सरपरस्ती में सरगर्म सोशल मीडिया टीम आगे है, पेश है। बैरूनी ममालिक में क़याम पज़ीर चंद भगोड़े हमारे मुल्क और इदारों को बदनाम करने पर कारबंद हो गए हैं, बाकायदा कोशा दिखाई देते हैं। इसी सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कमर चीमा साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, और सैयद मोहम्मद अली साहब, माहिर कौमी सलामती अमूर, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले मैं सैयद मोहम्मद अली साहब आपसे शुरू करना चाहूँगी। ईरान और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उनमें दरार डालने से किसको फ़ायदा होगा? और हम देख रहे हैं जो अंदरूनी दुश्मन अनासिर हैं वो इस तरह से मुल्क दुश्मन बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं अली साहब, तो ये किस कदर ख़तरनाक है हमारे लिए बतौर कौम? देखिए, मैं मुख्तसरन इसके जो 3 अहम तरीन पहलू हैं वो आपके सामने रखता हूँ। पहली बात ये है कि पाकिस्तान और ईरान के जो करीबी और दोस्ताना खैर सगाली के ताल्लुकात की तारीख है, आज रात को जो ये इंतहाई यानी कि गैर जिम्मेदाराना तस्वीराती अमल का जो ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला करके सबूत दिया है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान ईरान की तारीख में ये सबसे बड़ा डैमेज ईरान की तरफ से हमारे दोस्ताना खैर सगाली के ताल्लुकात को किया गया। पहली बात तो ये है क्योंकि हमारे खैर सगाली के जज्बात को बहुत बड़ी ठेस पहुंची है, जिसको दूर करने में बहुत वक्त लगेगा। और इसका सबसे बड़ा सबूत आपने जिस तरह खुद कहा कि पाकिस्तान ने न सिर्फ अपना सफीर वापस बुला लिया है, बल्कि उनके जो सफीर इस वक्त ईरान में हैं उनको कहा है कि आप ईरान में ही रहिए। ये पहला पहलू है। लेकिन ये रिस्पॉन्स जो है पाकिस्तान का, ये इनिशियल डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स है, और आपके तवस्सुत से मैं कहना चाहता हूँ कि ये फाइनल रिस्पॉन्स नहीं है। दूसरी बात ये है कि मैं समझता हूँ कि इसका जो बुनियादी मकसद है वो ईरान की दाखिली सियासत है, और ये अफसोसनाक और गैर जिम्मेदाराना जो तर्ज अमल है ईरान का, उसकी बुनियादी वजह यह है कि ईरान के अंदर जो क़दामत परस्त हल्के हैं उनके दबाव में जो ईरान की नजरियात है, चूँकि IRGC उनको आंसरेबल होती है, उनकी तरफ से ये जो हमला किया गया है, जिसके नतीजे में आपने बताया कि 2 शहादतें भी हुई हैं, और उनके लवाकिन से हमें इज़हार हमदर्दी करना चाहिए। ये इस बात का सबूत है कि जो ईरान के अंदर डिफरेंट पावर सेंटर्स हैं उनके अंदर कंफ्यूजन और जो पावर स्ट्रगल चल रही है, और मशरिक़ वुस्ता की जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें कई मुताहरिब तंजीमों की जिनकी ईरान पुष्टनाही करता है, वो बदकिस्मती से ईरान चूंकि उनकी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतर रहा, तो अपने दाखिली प्रेशर को डाइवर्ट और डिफ्यूज करने के लिए ईरान ने एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना जहरियत की है। और मैं ये आपके तवज्जुह से कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का जो इनिशियल रिस्पॉन्स है ये सिर्फ डिप्लोमेटिक है, लेकिन पाकिस्तान एक आज़ाद, खुद मुख्तार और गैरतमंद रियासत के तौर पे आलमी क़वानीन के मुताबिक अपनी जवाबी कार्रवाई का हक मलहूज रखता है, और इसको समझता हूँ वो इस्तेमाल करने की पूरी सलाहियत और इस्तेदाद भी रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपने मोहम्मद अली साहब को भी सुना, तो डॉक्टर साहब आप ये जो एक कभी हरकत हुई, मजमूम हरकत कह रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? और ये जो हमारे कुछ अंदरूनी लोग भी इसको बाकायदा हवा देने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, जिस किस्म की बातें चल रही हैं, उस पर भी क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया। देखिए, इस वक्त जैसे सैयद मोहम्मद अली साहब ने बड़ा अच्छे तरीके से बयान किया है
कि जो ईरान के अंदर डिफरेंट पावर सेंटर्स हैं, उनमें देखें जो IRGC है और जो डीप स्टेट है ईरान की, और प्लस फ्रैंकली स्पीकिंग जो आयतुल्ला खामनाई हैं, वो एक और पैरामीटर पे चलते हैं, और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, प्रेसिडेंट या फॉरेन मिनिस्टर, वो एक और एंगल में चलते हैं। सो मुझे लगता है कि इसमें भी जो हॉक्स हैं ईरान के अंदर, जिसमें IRGC और डीप स्टेट एंड प्लस उनकी जो उलमा हैं, जो आयतुल्ला खामनाई जो हैं, ये उनका एक माइंडसेट है कि ये एक टफ लाइन ली है उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से। मैं समझता हूं कि जारी बात है पाकिस्तान रिस्पॉन्ड, जैसे अली साहब भी कह रहे थे कि ये एक आखिरी रिस्पॉन्स नहीं है जो हमने उनके सफीर को भेजा है, हम और काम भी कर सकते हैं। यहाँ फिजा साहब एक इंपॉर्टेंट बात है, देखिए बहुत सारे जो बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो उनके जो लीडरशिप है वो ईरान के अंदर छुपी हुई है। आपको याद है जो कुलभूषण यादव भारत का जो जासूस था, जिसने बलोचिस्तान के अंदर बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया था दहशतगर्दी का, वो भी ईरान से आया था। सो क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान ने बहुत सारे मसलों को डिप्लोमेटिकली एंड पॉलिटिकली हल करने की कोशिश की है। अगर ईरान ये समझता है कि हम ये चीजें करने से, मिलिट्री रिस्पांस देने से या मिलिट्री एक्शन लेने से वो अपने डोमेस्टिकली उनकी जो लीडरशिप है वो पॉपुलर हो सकती है, क्योंकि देखिए ईरान के अंदर जो IRGC और जो उनकी बाकी जो लीडरशिप है वो ये समझते हैं कि जो इजराइल गजा के अंदर मुसलमानों को जिस तरह शहीद कर रहा है, तो ईरान ने अपना जो वजूद रखा हुआ है वो तो रखा ही एंटी इजराइल रखा हुआ है। तो वो समझते हैं कि अगर हम लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर सके इजराइल को, और बड़ा प्रेशर बढ़ता है कि IRGC या आयतुल्लाह या क्या कर रहे हैं, वो इसलिए वो खामोश उन्होंने ये एक्शन लिया है ताकि एक डाइवर्जन की जा सके। 30,000 से ज्यादा जो फलस्तीनी शहीद हुए हैं, आपको नहीं पता चलेगा कि ईरान ने कभी इजराइल के हवाले से कुछ किया हो, क्योंकि उनको पता है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सो मैं समझता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए किया है। दूसरे नंबर पे उनको ये इस चीज की समझ थी कि अगर हम ये करते हैं तो शायद हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ सकती है, और तीसरे नंबर पे उनको शायद ये था कि पाकिस्तान शायद रिस्पॉन्ड ना करे, और इसीलिए मैं समझता हूँ उन्होंने अपने एम्बेसडर को पहले ही बुला लिया हुआ था। शायद उनको इनके कॉन्सिक्वेंसेस का पता है कि पाकिस्तान के जब ईरानी एम्बेसडर को बुलाया जाएगा कोई इस तरह की चीज ना हो जिससे, तो वो अपनी प्रिकॉशंस पहले ले चुके हुए थे। लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली तो अच्छा रिस्पॉन्स किया है, लेकिन जिसका जो बाकी ड्यू रिस्पॉन्स है वो जरूर है। जिस तरह पाकिस्तान ने भारत को रिस्पॉन्स दिया था, मैं समझता हूँ वो रिस्पॉन्स अभी रहता है, और पाकिस्तानियों को वेट करना चाहिए। हम जंग नहीं चाहते, हम हालात खराब नहीं करना चाहते, लेकिन हम जरूर चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो टेरिटोरियल सॉवरेनिटी है, हमारी जो इंटेग्रिटी है, उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जी ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ भी आना चाहती हूँ। मोहम्मद अली साहब आपकी तरफ। डॉक्टर कमर चीमा साहब ने बड़ा एक अहम पॉइंट रेज किया, कुलभूषण का उन्होंने हवाला दिया, और जिस तरह कुलभूषण के पास ईरानी पासपोर्ट था, अभी पिछले दिनों में भी एक दहशतगर्द गिरफ्तार हुआ है तो उसके पास भी ईरानी पासपोर्ट बरामद हुआ है। तो कहीं ऐसा तो नहीं मोहम्मद अली साहब कि ईरान जो अपना मलबा जो है वो ये इस तरह करके पाकिस्तान पर डालना चाहता है? और जैसे कि अभी कमर चीमा साहब ने कितना क्लियरली बताया कि कैसे सफीर को पहले वापस बुला लिया गया, बड़ा स्मार्टली ये सब कुछ किया गया। बिल्कुल, मैं 3 पहलू आपके सामने रखता हूं आपके सवाल के जवाब में। पहली बात यह है कि मैं मुत्तफिक हूँ डॉक्टर चीमा के तज्जिए से कि दाखिली सियासी जो प्रेशर है इस वक्त ईरान की नजरियाती क़यादत के ऊपर, और जो पावर के डायनामिक्स और स्ट्रगल है उनके डिप्लोमेट्स, उनके इलेक्टेड जो लीडर्स हैं, और उनकी नजरियाती क़यादत के दरमियान जो डोमेस्टिक प्रेशर्स हैं, उसको डिफ्यूज करने के लिए ये एक एक्सटर्नल डाइवर्जन क्रिएट की है, क्योंकि इंतहाई गैर मोहतात और इर्रिस्पॉन्सिबल है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनाब आप जानती हैं कि इसी तरह के हमले जो हैं ईरान की जानिब से शाम और इराक में भी किए गए हैं। तो ये बात आपके तवस्सुत से नाज़रीन को बताना बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान एक खुदमुख्तार, इज्जतमंद, गैरतमंद और केपेबल एटमी रियासत है, और पाकिस्तान शाम या इराक नहीं है, और पाकिस्तान कोई सॉफ्ट रियासत नहीं है कि हमारी खैर सगाली और दोस्ताना और बरादराना जज्बात को कमजोरी से ताबीर किया जाए। पाकिस्तान अपनी सलामती और खुदमुख्तारी पे बिल्कुल किसी किस्म का समझौता ना करता है, ना करेगा। और उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि देखिए 4 साल कबल जब भारत को ये गलत फहमी हुई थी, जो कि खुद भी एक एटमी ताकत है, कि उसने एक एयर स्ट्राइक की नाकाम कोशिश की, ना सिर्फ उसको नाकाम बनाया गया बल्कि दिन की रोशनी में अगले दिन उसका दंदान चिकन
और मुंह तोड़ जवाब दिया गया। तो अगर हम भारत जैसी एटमी ताकत को भी जवाब देना जरूरी समझते हैं तो ईरान की ये बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन और कोताह नजरी है कि वो पाकिस्तान पे एक अनप्रोवोक्ड इंटरनेशनल लॉज, इंटरनेशनल और डिप्लोमेटिक नॉर्म्स की वायलेशन करते हुए एक अनप्रोवोक्ड अटैक करेगा और पाकिस्तान की तरफ से जवाब नहीं आएगा। ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। सैयद मोहम्मद अली साहब, आपकी बात को ठीक है, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। ठीक है, आपकी इजाजत से डॉक्टर कमर चीमा साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। जो कर रहे थे अभी सैयद मोहम्मद अली साहब, तो डॉक्टर कमर चीमा साहब 2 दिन पहले भारतीय वज़ीर ख़ारजा और ईरानी वज़ीर ख़ारजा की जो मुलाकात हुई है, कहीं ये उसका नतीजा, उसका शाखसाना तो नहीं दिखाई देता? जी मोहम्मद अली साहब, राब्ता शायद मुनक़ता हो गया डॉक्टर कमर चीमा से। आपकी तरफ ही मैं सवाल लेकर आती हूँ, फिर कमर चीमा साहब की तरफ चलते हैं। जी बिल्कुल, आपका अहम सवाल है और मेरी इत्तलात के मुताबिक जो कल 2 अहम मुलाकातें हुई थी जिसमें ईरान के वजीर खारजा की पाकिस्तान के अबूरी वजीर आजम से भी मुलाकात हुई थी दावोस में, और कल जो अफगानिस्तान के हवाले से ईरान के खुसूसी मंदूब हैं उनकी पाकिस्तान के अबूरी वजीर खारजा से भी मुलाकात हुई थी। तो मेरी इत्तलात के मुताबिक इन दोनों मुलाकातों में, हाई लेवल की मुलाकातों में, इस किस्म का कोई मामला डिस्कस नहीं हुआ था और ये बात नहीं उठाई गई थी, और जिसकी वजह से पाकिस्तान की तशवीश और गम गुस्सा मजीद बढ़ जाता है कि इतनी हाई लेवल की जो दोनों ममालिक की बायलैटरल मुलाकातें हैं उसके चंद घंटों के बाद एक अनप्रोवोक्ड इंटरनेशनल लॉज, इंटरनेशनल कन्वेंशन, डिप्लोमेटिक नॉर्म्स और दोनों ममालिक की खैर सगाली की जो तारीख है उसको बालाए ताक रखते हुए इतनी गैर जिम्मेदाराना और अनप्रोवोक्ड जो है वो ईरान की जानिब से पाकिस्तान की जानिब जारियत की जाए। तो मैं समझता हूँ कि इलाकाई सलामती के लिए पाकिस्तान की जो कौम के जज्बात हैं उनको सामने रखते हुए और साथ ही साथ जो ईरान की गलतफहमी है उसको दूर करने के लिए मैं समझता हूँ कि एक प्रोपोर्शनेट कैलकुलेटेड जवाब वक्त की जरूरत है। ठीक है, और ये जवाब क्या हो सकता है आपके मुताबिक? आपने कहा कि ये तो अभी हमने बस एक आगाज में एक हमारा जो एक फ़ौरन एक रिस्पॉन्स था, रद्द अमल कह लें कि हमने अपना सफ़ीर जो है उन्हें वापस बुला लिया, और अभी हम मज़ीद उनको क्या जवाब दे सकते हैं आपके मुताबिक? देखिए, दो तीन बातें मैं आपके सामने रख देता हूँ। मैंने जिस तरह मिसाल दी कि भारत एक एटमी ताकत है और एक बड़ी दिफाई कुव्वत है, दुनिया की 4थी बड़ी दिफाई कुव्वत है, लेकिन अगर उसकी जानिब से भी कोई गैर जिम्मेदाराना जारियत की जाती है तो पाकिस्तान उसका मुंह तोड़ जवाब देता है। तो ईरान की जानिब से अगर एक बैलिस्टिक मिसाइल अटैक यानी कि डिलिबरेट किया जाता है तो पाकिस्तान ये अलाउ नहीं कर सकता कि इस किस्म की कोई जो हरकत है वो अनरिस्पॉन्डेड जाए, पहली बात। दूसरी बात, आपने जिस तरह खुद भी हवाला दिया कि जो कमांडर कुलभूषण यादव जो है वो ईरानी पासपोर्ट पे पाकिस्तान आए थे, और इसी तरह एक दफा उनका एक ड्रोन जो है पाकिस्तान की फजाई हदूद में आया था जो कि पाक फजाइया ने मार गिराया था। तो इस तरह के कई वाकयात पहले भी हो चुके हैं। तो पाकिस्तान की बर्री, बहरी और फजाई अफवाज जो हैं वो तैयार हैं, वो काबिल हैं और मुकम्मल तौर पर वो मुख्तलिफ किस्म के असलहे से लेस हैं, जो कि ईरान के अंदर भी जो ऐसे ठिकाने मौजूद हैं जहां से जो बलोच इंसर्जेंट्स की पुष्ट पनाही की जाती है, जहां वो पनाह लेते हैं, जहां वो ट्रेनिंग हासिल करते हैं, तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि उसमें से किसी अहदाफ को निशाना बनाया जाए, क्योंकि ये बात भी एक हकीकत है जिस तरह आपने भी हवाला दिया कि बहुत सी जो बलोच इंसर्जेंट तंजीमें हैं वो ईरानी टेरिटरी को इस्तेमाल करती रही हैं पाकिस्तान के खिलाफ हमलों में। तो ये इसका कभी इम्कान है कि पाकिस्तान जो है एक कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स दे सकता है जिसका मकसद ईरान की गलत फहमी दूर करना है कि उसकी कोई गैर जिम्मेदाराना जारियत जो है वो पाकिस्तान की जानिब से उसका जवाब नहीं आएगा, और पाकिस्तान अपनी कौमी सलामती
और खुद मुख्तारी पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करेगा। अच्छा, डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद नहीं है और आपकी तरफ मैं आना चाहूँगी मोहम्मद अली साहब अगला सवाल लेके कि भारत के हवाले से जो हम बात अभी कर रहे थे कि जो मुलाकात हुई भारतीय वज़ीर ख़ारजा की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से, तो कहीं इसका नतीजा उसका शाखसाना तो नहीं, क्योंकि इंतखाबात सर पर हैं भारत में और आपको पता है कि भारत इलेक्शन कैंपेन में भारतीय जो सियासतदान हैं उनका जो सबसे ज़्यादा मंजन बिकता है अपनी इलेक्शन कैंपेन में वो यही बिकता है कि जितना वो पाकिस्तान मुखालिफ बयानात देते हैं उतना वो उनका वोट बैंक ज़्यादा मजबूत होता है। और अभी हम देख रहे हैं किस तरह के बयानात आना शुरू हो गए हैं और पाकिस्तान पर तनकीद उन्होंने शुरू कर दी है अपनी इलेक्शन कैंपेन्स में, और जहाँ जहाँ वो उनको आवाम से मुखातिब होने का मौका मिलता है। तो ये आपको उसी की कड़ी तो नहीं दिखाई देती, क्योंकि भारत तो बाज नहीं आता और भारत शोशे छोड़ने में आगे आगे होता है पाकिस्तान के खिलाफ। मैं समझता हूँ आपका बहुत गौर तलब और अहम सवाल है, क्योंकि यकीनन ये पिछले 26 साल में आप 1998 से लेके आज तक जितने भी इलेक्शन भारत में हुए हैं, हर इलेक्शन के ईयर में एक एंटी पाकिस्तान के खिलाफ जारियत, इस खित्ते के अमन को नुकसान पहुंचा के या पाकिस्तानियों और मुसलमानों और कश्मीरियों के खिलाफ नफरत आमेज बयानियां घड़ के जो बीजेपी की क़यादत है वो वोट हासिल करने की सियासी हिकमत अमली अपनाती है। तो ये बात यकीनन एक तसलसल से आपको नजर आती है। और ये बिल्कुल ये बात भी काबिल गौर है कि ये जो हमला ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए किया गया है वो भारतीय वजीर खारजा के ईरान के हालिया दौरे के चंद दिनों के अंदर किया गया है। और तीसरा जो इसका पहलू है वो मजीद इस बात को तक़वियत देता है, इस खदशे को, वो ये है कि भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया भरपूर अंदाज में इसको सपोर्ट और सेलिब्रेट भी कर रहा है और इसको पाकिस्तान की दिफाई अफवाज की नाकामी से भी ताबीर कर रहा है। तो मैं समझता हूँ इन तमाम हकायक को मद्देनजर रखते हुए ये जरूरी हो जाता है कि हम हर उस मुल्क और कौम जो कि पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना अज़ाइम रखते हैं उस पे ये वाजे कर दें कि हम न सिर्फ ये कि अमन के ख़्वाह हैं, दोस्ती और खैर सगाली चाहते हैं, लेकिन अपनी कौमी सलामती और खुद मुख्तारी पे किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। और अगर इस किस्म की कोई भी गैर जिम्मेदाराना हरकत और बैनुल-अक़वामी क़वानीन और सिफारती ज़वाबित को बालाए ताक रखते हुए पाकिस्तान पे हमला आवर होने की कोई भी मुल्क कोशिश करेगा तो उसका दंदान शिकन जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल। अच्छा सैयद मोहम्मद अली साहब, एक और चीज़, जैसा कि आपने कहा कि भारत तो प्रोपेगेंडा कर रहा है, जाहिर बात है हमारा दुश्मन मुल्क है, रिवायती हरीफ है और कोई मौका वो हाथ से जाने नहीं देता, बल्कि कोशिश करता है कैसे मौके हों और कई बार खुद ही उसमें इन्वॉल्व होता है, उसमें शामिल होता है। लेकिन हमारे जो अंदरूनी दुश्मन अगर हम कहें, जो कि कोई बयानिया जो कि मुल्क मुखालिफ बयानिया हो, रियासत मुखालिफ बयानिया बनाने की जब कोशिश करते हैं, सरगर्म होते हैं, जैसे कि आज भी ये खुलकर मैं कहना चाहूँगी एक मखसूस सियासी जमात की सरपरस्ती में जो सरगर्म सोशल मीडिया टीम है वो आगे आगे एक बयानिया बनाने में, उसको रजिस्टर करने में, और आप भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, आप समझ रहे हैं और आप देख भी रहे होंगे बहुत सी ट्वीट्स ऐसी, उस पर कितना अफसोस होता है, कितनी तकलीफ होती है, और अफसोस और तकलीफ से आगे जाके मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहूँगी, किस कदर खतरनाक है आपके मुताबिक? मैं समझता हूँ कि बहुत अहम आपने मामला उठाया है। इसके जो 4 अहम पहलू हैं वो मैं आपके सामने मुख्तसरन रखता हूँ। पहली बात यह है कि यकीनन आपको एक तसलसल से नजर आ रहा है कि एक मखसूस सियासी जमात जो है वो पार्लिमानी कंस्ट्रक्टिव और जिम्मेदाराना सियासत के बजाय वो एंटी रियासत, एंटी स्टेट बयानियां भी पे भी रिलाई कर रही है और साथ ही साथ एंटी स्टेट पॉलिटिक्स भी की भी मुर्तकिब हो रही है। और रियासत के जो तीनों अहम सतून हैं, चाहे वो फौज हो, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, उसके ऊपर उसके खिलाफ एक फेक नैरेटिव घड़ना, उस पर असरअंदाज होने की कोशिश करना, उस पर मुख्तलिफ अंदाज में हमला आवर होना, यूँ लगता है कि उसकी सियासी हिकमत अमली का हिस्सा है। अच्छा, दूसरा पहलू ये है कि ये जो बयानिया उनकी जानिब से एंटी स्टेट गढ़ा जा रहा है, इससे ये बात हमारे वोटर्स और आम नाजरीन को जानना और समझना बहुत जरूरी है कि इस किस्म का सियासी हिकमत अमली, इस किस्म का तर्ज अमल, इस किस्म का बयानिया हमारे दुश्मनों के मकासद और मफादात को आगे बढ़ाने के मुतरादिफ है और इसका यकीनी तौर पे पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान के इस्तेहकाम और पाकिस्तान के अवाम के जो मसाइल हैं
महंगाई, बेरोजगारी, उससे किसी किस्म का दूर का भी वास्ता नहीं है। तो मैं समझता हूँ आने वाले इलेक्शंस में हमारे वोटर्स को भी एक इंतहाई संजीदगी से गौर करना चाहिए कि वो कौन से जमातें हैं और कौन से अफराद हैं जो हकीकी तौर पे अवाम के जो महंगाई, बेरोजगारी और दीगर मसाइल हैं उनका एक कंस्ट्रक्टिव और हकीकत पसंदाना हल पेश करते हैं, और कौन सी जमातें और अफराद ऐसे हैं जो कि सियासत के गार्ड में हमारे मुल्क दुश्मन अनासिर के एजेंडे और मफादात को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब आपके वक्त के लिए। उससे पहले डॉक्टर कमर चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद थे की वजह से उनको जाना पड़ा। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख इस बात की गवाह है कि हमारे मुल्क के जो जानिसार हैं वतन की सलामती के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए हमा वक्त तैयार है। हमारे शहरी बाशऊर हैं और किसी भी मनफी प्रोपेगेंडे का शिकार हरगिज नहीं होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी, तो इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ पीपल्स पार्टी से मौजूद हैं शर्मिला फारूकी साहिबा, महमूद मौलवी साहब IPP से मैं ज्वाइन कर रहे हैं, अहमद ओवैस साहब भी प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। शर्मिला साहिबा, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी। शर्मिला साहिबा, आपने मेरे ही प्रोग्राम में बड़ी अच्छी एक बात की थी कि हमें बयानात और बयानबाजी और वो जो एक 70 साल पुरानी सियासत है उससे आगे बढ़ना चाहिए, अवाम की बात करनी चाहिए, मसाइल के हल के हवाले से बात करनी चाहिए। लेकिन शर्मिला मैम, बार बार हम देख रहे हैं कि बिलावल साहब ललकार कर तनकीद कर रहे हैं नून लीग पर, और फिर जारी बात है जब कोई तनकीद करता है तो फिर तनकीद का जवाब भी आता है दूसरी साइड से। तो बयानात की सियासत से तो पीपल्स पार्टी खुद भी बाहर नहीं निकल पा रही है। जी शुक्रिया फिजा। देखिए, हम किसी पे तनकीद नहीं कर रहे। हमारा सवाल ये है कि इलेक्शन के अंदर 25 से 26 दिन रह गए हैं और सिवाय पीपल्स पार्टी के कोई भी मैदान में आपको नजर नहीं आ रहा। हम अपना मंशूर सामने लेकर आए हैं जिसमें वो 10 नकात हैं जिसके ऊपर अवाम जो है पिस चुकी है। महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, इस मुल्क जो मायूस है, किसान, मजदूर, बिजली, लोगों की तनख्वाहें, लोगों की इनकम, लोगों की भूख। लेकिन हमें नजर नहीं आता कि कोई और जमात, और बिलखुसूस वो जमात जो दावे करती है कि हम पंजाब से 125 सीटें ले जाएंगे, वो कहाँ है ऑन ग्राउंड? वो उनका मंशूर कहाँ है? इलेक्शन आप कैसे लड़ते हैं? इलेक्शन आप लड़ते हैं, आप अवाम में जाते हैं, वोट मांगते हैं और उनको बताते हैं। महमूद मौलवी साहब, बहुत सी जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शिकवा करी, तो आपकी जमात को तो ये शिकवा नहीं है, या फिर नवाज शरीफ साहब की तस्वीर काम आ रही है आप लोगों के? देखिए, शिकवा तो हर एक को है, मगर देखिए इस वक्त इलेक्शन सर पे है। अगर हम अभी भी इस वक्त भी शिकवों को लेके बैठेंगे तो आप मुझे बताएं ना कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे। देखिए, मेरा कहना यह है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो सॉरी, मैं अपनी बात काट रही हूँ, यानी जो लोग शिकवों को लेके बैठे हुए हैं आपके मुताबिक वो आगे निकलना नहीं चाह रहे हैं? नहीं, देखिए इस वक्त तो देखिए हमको इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहिए। ऑलरेडी जो है PTI इस इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल बना चुकी है। अगर हम मजीद इसको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश करेंगे तो ये नामुनासिब बात होगी, क्योंकि अगर इलेक्शन से पहले ही ये कंट्रोवर्शियल हो गई तो फिर इलेक्शन के बाद भी कंट्रोवर्शियल हुई तो फिर जो है देखिए ये मैं कहूँगा पॉलिटिक्स के लिए बड़ा बैकक्लैश होगा पॉलिटिशियंस के लिए भी। उसकी वजह ये है कि अगर आज ये सब कंट्रोवर्शियल करते रहेंगे कि ये तो आप मुझे बताएं कि हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद एक दूसरे के दस्ते गिरेबान होंगे और रिजल्ट्स को नहीं मानेंगे, और ऑलरेडी एक पार्टी जो है नहीं मान रही है। अगर दूसरी पार्टियां भी, जो खास तौर पर मैं बड़ी पार्टीज को कहूँगा जो कि पीपल्स पार्टी और PMLN, इनका ताउन ज़रूरी है। उसकी वजह यह कि इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद अगर हम ना हमारी इकनॉमी अफोर्ड कर सकती है इस किस्म के जो है दस्ते गिरेबान और स्ट्रीट इशू मतलब रोडों पे आना, और ना ये मुल्क अफोर्ड कर सकता है। और खुदा न खास्ता अगर ये कंट्रोल में नहीं रहा तो देखिए मैं फिर रिपीट करूँगा, तो
कंट्रोल में कौन लेके आएगा? वो फिर होगी तीसरी कुव्वत, और तीसरी कुव्वत कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहती कि तीसरी कुव्वत इसमें इंटरफेयर करे। शर्मिला साहिबा, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये जो कल मेरे प्रोग्राम में खट्टक साहब एक बात कह के गए थे कि जो इत्तेहाद हो रहा है डिफरेंट जमातों का, सीट एडजस्टमेंट कह लें, तो उनका ये कहना था कि जो इत्तेहाद होता है इलेक्शन से पहले ये अवाम के साथ धोखा होता है। तो आपकी जमात भी किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करी, तो आप भी खट्टक साहब वाली राय रखते हैं, परवेज़ खट्टक साहब वाली, के जो इत्तेहाद होता है इलेक्शन से पहले वो शायद अवाम के साथ किसी किस्म का धोखा होता है? क्योंकि उनका कहना था कि मंशूर अलग होता है जमातों का जो आपस में इत्तेहाद करती है, तो ये एक किस्म का धोखा है बाकी जमातों। सवाल भी समझ पा रही हूँ, मैं दोहरा देती हूँ आपके लिए, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं। कल प्रोग्राम में परवेज़ खट्टक साहब मेरे साथ मौजूद थे। आपकी ऑडियो क्लियर नहीं है, मैं कोशिश कर रही हूँ सुनने। आप किसी इत्तेहाद की बात कर रही हैं? जी शर्मिला साहब, मैं ज़रा ऊंचा बोलती हूँ। कल परवेज़ खट्टक साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे और उनसे मैंने सवाल ये पूछा कि जो जमातें आपस में इत्तेहाद करती इंतखाबात से पहले, तो उनका ये कहना था कि इंतखाबात से पहले जो इत्तेहाद है वो धोखा होता है अवाम के साथ। तो पीपल्स पार्टी भी किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करी। आप भी ऐसी सोच रखते हैं जिसका इजहार कल परवेज़ खट्टक साहब ने किया? देखिए, आई डोंट नो मैं परवेज़ खट्टक साहब की बात पे क्या जवाब दूं, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू होगा। देखिए, इत्तेहाद करना या अलायंस बनाना या सीट एडजस्टमेंट करना, दिस इज पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस। इसमें कोई चीज़ गैर आईनी या गैर कानूनी नहीं है। लेकिन अगर आपकी अपनी स्ट्रेंथ है तो आप फिर अपनी स्ट्रेंथ पे इलेक्शन में जाते हैं, फिर आपको बेसाखियों की ज़रूरत नहीं होती है। पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर बहुत मजबूत है, पीपल्स पार्टी ने किसी के साथ भी इत्तेहाद नहीं किया है। तो ये अपनी अपनी एक अपना लाएमल होता है इलेक्शन का, बट अगेन टू ईच मर्जी। ठीक है। अहमद वैसा पा रही हूँ, खट्टक साहब कल ये भी फरमा रहे थे कि तहरीक इंसाफ जिन हालात में है उसकी जिम्मेदारी बानी पीटीआई पर आती है। और जारी बात है परवेज़ खट्टक साहब, इमरान खान साहब जो बानी पीटीआई थे, बानी पीटीआई के करीबी साथियों में से थे और फिर वज़ीर आला केपी के भी रहे, वज़ीर दिफा भी रहे और करीबी लोगों में अगर समझा जाए तो उनका शुमार होता है। स्कूलिंग भी इकट्ठी थी, टीन एज से एक दूसरे को जानते थे, तो वो उनका बयान देना बड़ी अहमियत का हामिल है। जो भी वो जिन ख्यालात का इजहार कर रहे हैं उनकी एक अपनी ऑब्जर्वेशन है, उनका अपना एक्सपीरियंस है। तो वो कहते हैं बानी पीटीआई ही जिम्मेदार है तमाम सूरत हाल की। देखिए, बात ये परवेज खट्टक साहब ने बात कर दी है, लेकिन वो बात जो है वो अपनी ही रुसवाई की बात की है कि ये इत्तेहाद में ये जो ये लोग थे और ये स्कंदा उस वक्त के लीडरान में शामिल थे और बड़ी अहम पोजीशन पे रहे, चीफ मिनिस्टर ये रहे, डिफेंस ये रहे, लेकिन यह फेयर वेदर फ्रेंड और ये खाने हुआ आप कल साफ पानी जरूर एक, क्योंकि मैं आबे रवां जो है वो इसीलिए उसको बेहतर कहा जाता है। ये ऐसी बात करना कि एक क्राइसिस में ही पता लगता है किसी के कैरेक्टर का, किसी और किसी के सिंसियरिटी का और उसकी कमिटमेंट का अपनी पार्टी के साथ, अपने मुल्क के साथ, अपने आइडियाज के साथ, अपनी आइडियोलॉजी के साथ। तो ये तमाम बातें जो है इन लोगों के नजदीक ये सियासत में आना या उसमें लड़ना ये एक ल्यूक्रेटिव बिजनेस की तरह लेके आते हैं और इनका अंदाज जो है वो ये स्टेक होल्डर अपने आप एक दूसरे को बनाते फिरते हैं। पाकिस्तानी अवाम का कोई नहीं सोचता कि अवाम किस मुसीबत में फंस चुके हैं, किस मुसीबत में पिस रहे हैं और बिलो पॉवर्टी लाइन की परसेंटेज जो है वो बढ़ के कहां से कहां पहुंच गई है और बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग रह रहे हैं वो जिंदगी किस किस्म की है, ये इनसेंसिटिव लोग उसका अदराक ही नहीं रखते बिल्कुल। तो ये खतरनाक सूरत हाल से हम दो चार हैं। एक तरफ ये हालात हैं, एक तरफ नेकेड डेस्पोटिज्म है पाकिस्तान के अंदर। तो डेमोक्रेसी तो रोल अप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को साइड पे कर दिया, तो जो है वो भी जिस अंदाज में चल रही है वो खासियत और एक खूबी और खसूसियत जो एक जज की होनी चाहिए, उसके इंडिपेंडेंट जहन की और उसके
इंसाफ के हर चीज परख के और तोल के बात करने की और वो जुर्रत उसके अंदर, हमें इन तमाम चीजों का इस वक्त फुकदान नजर आता है। तो मुझे लग रहा है कि ये इतनी बड़ी क्राइसिस में से जो मुल्क गुजर रहा है, तो शायद इस बड़े आग के दरिया से गुजरने के बाद किसी ऐसी सूरत में ये हम हालात को ऐसे सिचुएशन में ले आए कि जहां प्रॉपर्ली इनको हार्नेस किया जाएगा। लेकिन हमें इस दौर से गुजरना जरूर होगा, क्योंकि क्राइसिस इतनी बड़ी है कि इसको आसानी से हार्नेस किया नहीं जा सकता जो इस वक्त है। शर्मिला साहब, इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये ठीक है। मसलन मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। शर्मिला साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से आपकी जमात मुसलसल शिकायत कह लें, इजहार ख्याल कह लें, कर रही है, लेकिन आपकी जमात जो पंजाब के हवाले से बात कर रही है, गिला कर रही है, या ओवरऑल के इंतखाबात में आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों को अभी से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं नज़र आ रही अपने लिए इलेक्शन से पहले, वही गिला बाकी जमातें सिंध में आपकी पार्टी के हवाले से कर रही हैं, उस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? यानी इससे हम ये समझे कि जहाँ जिसका जोर है वो दिखा रहा है। मुझे नहीं पता फिजा के सिंध में किसको किस हवाले से शिकायत है। दूसरी जमातों को तो ऐसी धरती है जो हर किसी को वेलकम करता है। जी जी जी, दूसरी जमातों को पीपल्स पार्टी से। हाँ, तो मैं यही पूछ रही हूँ ना कि कौन सी दूसरी जमात है जिसको सिंध के हवाले से किसी से शिकायत? शर्मिला साहिबा, MQM तो सिंध के अंदर मौजूद ही नहीं है ना। MQM का वजूद चंद एक इलाकों में कराची के अंदर होगा। कराची बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है शहर कायद सिंध का। जी जी, तो अपना जलसा करें, वो अपनी कॉर्नर मीटिंग्स करें, वो इलेक्शन के अपना मंशूर तो सामने लेकर आए। मंशूर लाने से तो हमने नहीं रोका ना उनको। इलेक्शन में 26 दिन रह गए हैं और उनका मंशूर सामने नहीं आया है। अभी तो उनके मामलात PMLN के साथ जो हैं वो तय होते होते रह गए। शहबाज शरीफ साहब ने अपना कैंडिडेचर जो है वो विड्रॉ कर लिया, क्योंकि इन्होंने उनके साथ NA 242 के ऊपर सीट एडजस्टमेंट नहीं करी। तो इनके अपने मसाइल चल रहे हैं, इसमें पीपल्स पार्टी का क्या लेना देना है? वो जहाँ चाहें सिंध में जाएं, अपनी कैंपेन करें, किसने रोका है उनको? ठीक है। महमूद मौलवी साहब, आप तो खुद कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, सीनियर सियासतदान भी हैं, आप कैसे देखते हैं गिला करने वाली जमातों को भी, पीपल्स पार्टी को भी, क्या समझ आ रही है आप? देखिए, एक चीज़ मैं आपको कहूँगा कि मेरे ख्याल से जो मेन इशू है, पीपल्स पार्टी को पंजाब में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा और PMLN कोशिश कर रही है सिंध में लेवल प्लेइंग फील्ड, और PMLN के साथ मेरे ख्याल से MQM का जो है ऑलरेडी जो है कुछ एग्रीमेंट हो चुका है। देखिए, इस वक्त जो है मैं कहूँगा कि इलेक्शन में जो मेरी छोटी बहन ने अभी बात की, बिल्कुल सही कह रही हैं, इलेक्शन सर पे है और सिंध में तो ऐसे कोई मसाइल है नहीं। और मैं कहूँगा देखें, पंजाब में भी जहाँ नहीं मिल रहा है उसकी वजह ये है कि कुछ इश्यूज हैं ये इलेक्शन कमीशन में। देखें, मगर मैं कहूँगा मेन जिनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है वो है PTI। तो हम लोग जो कि ऑलरेडी मतलब मेजॉरिटी ऑफ द अदर पार्टीज, अगर वो भी इसको देखें, हम कहेंगे कि जी लेवल प्लेइंग नहीं फील्ड नहीं मिल रहा है और इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश करेंगे, मैं कहूँगा ये जो है नुकसानदेह होगा। क्योंकि PTI ने तो इलेक्शन से पहले ही इस इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल बना दिया कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है, हमें जो है निशान नहीं मिला। देखिए, निशान अगर उनको नहीं मिला, लीगली दे वर वेरी वीक एंड दे लॉस्ट द केस। मॉरली एंड पॉलिटिकली उनको निशान दे देना चाहिए था, ये मैं भी एग्री करता हूँ कि एज अ पॉलिटिकल पार्टी उनको निशान दे देना चाहिए। मगर अगर वो लीगल बात कर रहे हैं, दे आर टोटली रॉन्ग ब्लेमिंग द चीफ जस्टिस। उसकी वजह ये है कि लोग टीवी पे देख रहे थे, इनके वकीलों के पास दलाइल ही नहीं थे ना। जब दलाइल नहीं होंगे, जवाब नहीं होंगे, देखिए अगर एक चीज़ इनको जो है ऑब्वियसली पेपर वर्क इनको कंप्लीट करना चाहिए था, फॉर्मेलिटीज देखें उनको तो कंप्लीट करना ही है। मैं ये नहीं कहता हूं कि सारी पार्टीज में इलेक्शंस होते हैं, मगर फॉर्मेलिटीज और पेपर वर्क तो सब कंप्लीट करके रखते हैं। जी अहमद ओवैस साहब, वो किया नहीं। महमूद साहब की बात पे मेरे ख्याल से सवाल पूछने की मेरी जरूरत नहीं है, क्या कमेंट करेंगे आप? जी, क्या
क्या फरमा रही? जी अहमद ओवैस साहब, महमूद मौलवी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी होगी कि पीटीआई के वकला शायद होमवर्क किए बगैर चले जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो आपके जो वकला हैं वो वाकई तैयारी के बगैर जाते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। जी जी, जो सवाल वो पूछ रहे थे वो वैसे बिला जवाब थे, उनका ताल्लुक केस के साथ नहीं था। मैं आपको ये बता दूं, वैसे क्या केस जो था ना वो नहीं था, सवाल असल जो इनके ऊपर ये केस का फैसला होना था, हाँ, वो इतना डायरेक्ट ताल्लुक नहीं था उनका, क्योंकि मसलन ये सवाल कर देना कि जी वो उसने इस्तीफा दिया था तो वो इस्तीफा या उसको निकाल दिया था तो वो डॉक्यूमेंट कहाँ है, इररिस्पेक्ट ऑफ दैट कि अगर वो निकाला या नहीं निकाला, ये इतनी बड़ी कंट्रोवर्शियल इशू नहीं था। इशू था कि आर्टिकल 7 वो पॉलिटिकल पार्टीज को बनाने का इख्तियार देता है और राइट ऑफ एसोसिएशन देता है किसी भी शख्स को जो पाकिस्तान का सिटीजन है कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अपनी एफिलिएशन कर ले, उसका रुकन बन जाए, उसका जो भी बन जाए। अब इसके साथ ये इनके ऊपर इनको मोहतरमा शमीला को तो पता होगा, बेनजीर भुट्टो 2 दफा उनके बड़े क्रिटिकल लार्जर बेंच बैठे थे जिसमें इलेक्शन सिंबल का मेन इशू था। 88 सुप्रीम कोर्ट और 89 सुप्रीम कोर्ट, इन दोनों में उन्होंने यही फैसला किया कि सिंबल लेकर किसी पार्टी को किसी भी इशू के ऊपर उस पर डिप्राइव नहीं किया जा सकता, इसलिए कि उसके साथ लाखों करोड़ों लोगों के आपके रायदही अटैच होता है। अहमद ओवैस साहब, मेरे पास आखिरी 3 से 4 मिनट, मुझे शर्मिला साहब की तरफ जाना है। मैं जरा आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते एक बात पूछना चाहूंगी कि डिसीजंस आते हैं अदलिया के जो मौजूद जज साहिबान हैं वो आपके लिए रिस्पेक्टेबल होने चाहिए। मैं किसी भी पार्टी के हवाले से बात कर रही हूँ, लेकिन जजेस पर तनकीद शुरू कर दी जाती है सियासी पार्टीज की जानिब से, सोशल मीडिया पर आप देख लें कि किस किस्म का तूफान बदतमीजी बर्पा किया जा रहा होता है, किरदार कुशी तक आ जाते हैं और इस किस्म की बातें की जा रही होती हैं जो बिल्कुल जेब नहीं देती पढ़े लिखे मुआशरे को। उस पर आप क्या कहेंगे? आप खुद एक वकील हैं, सीनियर वकील हैं, आप कैसा समझते हैं जब जजेस के हवाले से सोशल मीडिया पर बाकायदा कैंपेन चलाई जा रही है? मैं आपसे इत्तफाक कर रहा हूँ, बिल्कुल। यानी आप ये मान रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया सपोर्टर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, अकाउंट्स हैं, वो जब इस तरह की कैंपेन चलाते हैं किसी भी जज के बारे में, वो गलत है, आप ये बात कह रहे हैं? मैं बिल्कुल बड़े वाज़े अल्फाज में कह रहा हूँ और मैं बगैर किसी हेसिटेशन के ये बात कह रहा हूँ। और जहां तक सोशल मीडिया की बात आप कर रही हैं, तो सोशल मीडिया जो है ये तो एक बोतल से जिन निकला हुआ है बाहर, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। ये कोई पीटीआई के ईमान के ऊपर ऐसा नहीं हो रहा, ना पीटीआई की कोई ऐसी पॉलिसी है। सर, हम तो केस का फैसला हुआ किसी एक पीटीआई के अहदेदार की तरफ से। जी, पीटीआई के अकाउंट्स। शर्मिला साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी ये सवाल लेके कि जो जजेस के हवाले से, खैर इस बारे में मैं पीपल्स पार्टी की तारीफ करना चाहूंगी कि आप लोगों ने अदलिया का एहतराम किया है। अगर हम बाकी पार्टीज का कंपैरिजन करें तो कोई इसमें दो राय नहीं है कि पीपल्स पार्टी एहतराम करती है अदलिया का। लेकिन शर्मिला साहब, जब किसी पार्टी की जानिब से, जैसा सोशल मीडिया आप भी इस्तेमाल करते हैं, मैं भी यही कह रहा हूं, मैं भी यही, आप यही कह रहे हैं कि गलत करते हैं पीटीआई के लोग, आप ये कह रहे हैं। मतलब वैसे ये बड़ी खबर है, आप ये बात कर रहे हैं कि आपकी आला ज़र्फ़ी है, लेकिन उनको समझाए कौन? आपकी पार्टी के लोग, पीटीआई के जो लोग हैं, आप बतौर, मतलब आप एक वकील के, मैं आपको थोड़ी सी बात बताने लगा हूं। देखिए, ये बात में थोड़ी सी आप इजाजत दें, मैं दो बोलना चाहता हूं। आपने देखा कि जिस वक्त ये जो पंजाब की असेंबली डिसॉल्व हुई थी और इलेक्शन की डेट फिक्स हो रही थी, तो उस वक्त पार्लियामेंट अभी मौजूद, उस वक्त शहबाज शरीफ साहब जो हैं एज चीफ मिनिस्टर मौजूद थे, पीडीएम की हुकूमत मौजूद थी। पार्लियामेंट के अंदर जज साहबान को, चीफ जस्टिस को और जो पाकिस्तान के आइन के साथ जो तजलील अमेज गुफ्तगू और बेंचेस के मुतालिक, उसकी कोई मिसाल मिलती है आपको? ये तो बात कंडेम करने वाली हर जगह पे है और मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूं कि बगैर किसी रिजर्वेशन के मैं इसको कंडेम करता हूं कि हमें इस बात से इज्तनाब करना चाहिए। लेकिन इसके लिए कुछ
मेरे ख्याल में कुछ प्रॉपर स्टेप्स जो हैं वो भी लेने चाहिए जरूर। स्टेप्स क्या लेने चाहिए जो आपके पीटीआई आप ये कह रहे हैं? एक मिनट ठहरे, अहमद ओवैस साहब ठहरे, मुझे आप मुझे बताएं कि जो लोग तनकीद कर रहे हैं, मैं अब नाम लेके बात करूंगी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे तनकीद की जा रही है, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से सोशल मीडिया पे बाकायदा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, तूफान बदतमीजी बर्पा किया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि वो जो अकाउंट्स हैं जो ये बात कर रहे हैं उनका पीटीआई से ताल्लुक नहीं, आप ये कह रहे हैं? मैं बिल्कुल, जो ये सोशल मीडिया में जो ये लोग बात कर रहे हैं वो पीटीआई के ना रुकन है। अच्छा, फिर वो कौन सी जमात के लोग हैं, कौन लोग हैं? बात हो रही थी, बेशक ये मैटर वो शो का नोटिस इशू करते हैं, किसी को कंटेम्प्ट ना करें, वो ये सिटीजन हमारे यहाँ के ही लोग हैं, लेकिन जो लोग देख रहे हैं, जो लोग सामने देख रहे हैं और वो महसूस जैसा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उसके खिलाफ तरीकेकार तो यही है कि अदालत जो है किसी एक को शर्मिला साहिबा, चले ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। शर्मिला साहिबा करें और अदालत में शर्मिला साहिबा ठीक है। शर्मिला साहिबा, मैं आपका भी कमेंट इसी पे चाहूंगी कि जो जजेस के हवाले से एक कैंपेन शुरू कर दी जाती है, मौजूद जज हजरात होते हैं हमारे अदलिया के, इस हवाले से पीपल्स पार्टी की मैं तारीफ़ करना चाहूँगी कि आपकी पार्टी ने हमेशा बड़ी मैच्योरिटी का, बड़ी बुर्दबारी का मुजाहरा किया। इस किस्म की कैंपेन से आप लोग दूर रहते हैं, लेकिन जो इस तरह की कैंपेन्स करते हैं, आप भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करती हैं, ये कैसा एक ट्रेंड है और किस तरफ जा रहे हैं हम लोग? देखिए जी, ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन इस पे हुकूमत पाकिस्तान ने एक तहकीकाती कमेटी तो बना दी है। देखिए उसकी फाइंडिंग्स क्या होती है। पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा उनके खिलाफ भी फैसले आए, तो हमने कभी भी जजों पे ना हमला किया है, ना उन पे तनकीद की। हाँ, उनके फैसलों पे ज़रूर तनकीद की है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की फांसी अदलिया के ऊपर एक बदनुमा दाग है, और हमारी ख्वाहिश है कि वो जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो आसिफ अली जरदारी साहब ने भेजा है, उस हवाले से उसके ऊपर एक फ़ैसला आ जाए, ताकि अदलिया के पास एक बहुत बड़ा मौका है कि वो उस बदनुमा दाग को धो दें और तारीख़ को दुरुस्त करें। तो मैं समझती हूँ कि ज़ाहिरी बात है, ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, आपको याद होगा पीटीआई के दौर के अंदर कोई भी इनके ऊपर किसी भी बात पे तनकीद करता था, चाहे वो जर्नलिस्ट होते थे, सियासतदान होते थे, ऑपोजिशन के, जो भी, उनके पीछे इनकी सोशल मीडिया लग जाती थी। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे लग रहा है शायद यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा हो। बहरहाल एक तहकीकाती कमेटी बन गई है, जो फाइंडिंग्स अल्लाह करे वो भी हमारे सामने आए। ठीक है जी। महमूद मौलवी साहब, आपका लास्ट कॉमेंट। देखिए, एक चीज मैं बता दूं, ये बदकिस्मती है कि हमारे नौजवानों को बरगलाया जा रहा है, ठीक है ना। अब ये इस वक्त ये जजेस के पीछे पड़ गए, इससे पहले ये हमारे फौज के पीछे पड़ गए थे। ये देखिए, ये गलत ट्रेंड सेट कर रहे हैं, ये मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम अदलिया और बाकी इदारों को जो है डिमोरलाइज करने की कोशिश करें, क्योंकि उनके हक में फैसले नहीं होते और उनके इंटरेस्ट में नहीं होता है, दैट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग और दिस शुड बी इमीडिएटली स्टॉप। मैं ये कहूँगा कि इसको फौरी तौर पे जो है इसको रुक जाना चाहिए। ठीक है जी, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों को। कीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।